सम्राट अशोक महान की जयंती मनाने के लिए इस कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित हुए। यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बुजुर्ग भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बहुत कुछ सम्राट अशोक के बारे में, उनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया गया, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे नौजवान बच्चे बैठे हैं या माताएं बहनें बैठी हैं जो अमूमन कुछ तो पढ़ी लिखी हैं, तमाम इंटर पास होंगी, बीए होंगी, कुछ अध्यापक होंगी, कुछ हो सकता है कि इसमें से पीएचडी भी कर रही हों। लेकिन हमारी कुछ माताएं बहनें हैं जिनको शायद इतना ज़्यादा इतिहास या अध्ययन नहीं है, तो हम उनको बताना चाहते हैं जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि परिवार का बच्चा है, जन्मदिन मना लिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लल्ला ऐसे हैं जो देश के लल्ला हैं, जो देश के पुत्र हैं। और ये भारत देश बहुत बड़ा है और इस भारत देश को पहली बार, शायद अगर आपकी कल्पना में होगा कि आज भी उतना भारत बड़ा नहीं है, ये भारत देश हिंदू कुश से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक और दोनों तरफ समुद्र के बीच घिरा हुआ भारत है। इतना बड़ा भारत जिसमें आज का आधा अफगानिस्तान, पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान, आधा नेपाल और बर्मा की सीमा तक इतना विशाल भारत को एक राजनीतिक एकता हमारे पुरखों ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने दी और उन्हीं के नाती थे। ये श्रेय, अभी पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि भाई ये मौर्य समाज ही क्यों मना रहा है, इस देश का दुर्भाग्य है कि मौर्य समाज मना रहा है। कायदे से चंद्रगुप्त की जयंती, बुद्ध की जयंती, अशोक की जयंती तो पूरे देश को मनाना चाहिए। इन महापुरुषों से बड़ा तो कोई महापर्व ही नहीं है इस देश के लिए, कोई उत्सव नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देश नहीं मनाता, सारा देश नहीं मनाता। बुद्ध पूर्णिमा पर तो छुट्टी कर दी गई, चंद्रगुप्त जयंती पर और अशोक जयंती पर तो आज तक छुट्टी भी नहीं घोषित की गई। तो हम लोग मना रहे हैं, दर्द है, हमारे समाज के हैं, मना रहे हैं और कायदे से पूरे देश को मनाना चाहिए। इस देश में जब सम्राट चंद्रगुप्त ने पूरे देश को एक कर दिया, राजनीतिक रूप से एक कर दिया, तो राजनीतिक एकता के बाद देखिए कोई देश या कोई समाज सिर्फ कृत्रिम जोड़ से नहीं चलता, सिर्फ राजनीतिक जोड़ से नहीं चलता। एक सीमाओं में रहने वाले निवासियों को आपने जीत करके राजा तो बन गए, पूरे देश में आपका राज्य तो हो गया, लेकिन उस देश के निवासी आपके साथ कैसे महसूस करें, कैसे महसूस करें कि हम लोग एक हैं, कैसे महसूस करें कि हम इस राजनीतिक इकाई के लोग हैं। और ये जो राजनीतिक इकाई है, जो राज्य है, हम सब के लिए, कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए है। सब भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत से कैसे रहें, इसका पहली बार शऊर सम्राट अशोक ने इस देश में, शऊर और संस्कार इस देश में सम्राट अशोक ने। आज हमारे बीच भाई श्री राम मौर्य जी तो बहुत कैडर रखते हैं और बहुत विद्वान आदमी, बहुत अध्ययनशील भी हैं, बहुत पराधारी। तो जिस संस्कृत पराध, संस्कृत क्या है, जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, घर तो है ही भाई, चार दीवारी है, आपके ईंटों से जुड़ा हुआ एक मकान है, बढ़िया टाइल्स भी लगी है, सब कुछ है, घर तो है। लेकिन घर अगर साफ सुथरा हो, पेड़ पौधे हों, आप यहाँ जाएं तो आप हमें मुस्कुराकर स्वागत करें, आपके पास बैठाने की जगह हो, मोहब्बत से एक कप चाय पिला दें, प्रेम से 5 मिनट बातें कर लें,
आपका लड़का संस्कारी हो, आपका घर संस्कारी हो, सब चीज़ करीने से रखी हो, बिस्तर साफ हो, आपका साफ सुथरा रहने की, साफ सुथरा बोलने की, साफ सुथरा आचरण करने की अगर आपके अंदर आदत है तो ये घर का संस्कार है, ये घर की संस्कृति है। तो अशोक ने इस पूरे देश को, पूरे देश की राजनीतिक एकता को एक सांस्कृतिक एकता दी। इस देश में सदियों से भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग रहे हैं, एक ढंग से कोई नहीं सोचता, व्यक्ति भी अलग सोचता है, व्यक्तियों का समूह भी अलग सोचता है, हजारों मत मतांतर शुरू से रहे हैं, लेकिन विभिन्न मत मतांतर के लोग कैसे प्रेम मोहब्बत से एक देश की सीमा में रहें, भाईचारा से रहें और महसूस करें कि यह पूरा देश के निवासी उनके भाई बंधु हैं। ये शऊर पहली बार सम्राट अशोक ने इस देश को सिखाया और बुद्ध की विचारधारा पर आधारित शासन प्रणाली, राज सत्ता, पहले भी राजे महाराजे होते थे अशोक के पहले भी। आज हम अशोक की जयंती इसीलिए मना रहे हैं, हम उनका जन्मदिन इसीलिए मना रहे हैं कि वो देश के महान सपूत थे। महान सपूत क्यों थे? पहले भी राजे महाराजे हुए, अशोक के पहले भी हुए, लेकिन पहले राज सत्ता राजा के भोग के लिए, जितना धन की वसूली होती थी, राजा राजमहल बनाता था, अपना आखेश करता था, बड़ी बड़ी सेना रखता था, हाथी रखता था, घोड़ा रखता था, और जितना विजय कर लेता था उस विजय से भी संतुष्ट नहीं होता था, आगे विजय करता रहता था, और कुछ नहीं तो अपने धन का अपने हित में सदुपयोग करता था। लेकिन राज सत्ता जनता के लिए, हित के लिए होती है, जनता के मंगल के लिए, जनता के कल्याण के लिए होती है। ये पहली बार अशोक ने इस देश को सिखलाया, इस देश को ही नहीं पूरे विश्व को सिखलाया, इसलिए हम उसकी जयंती मनाते हैं। तो लोक मंगल, लोक कल्याण के लिए राज सत्ता है, आज यही लोकतंत्र है ना। अभी भाई श्री राम जी बता रहे थे कि बाबा साहब ने, और नेहरू जी भी बहुत पढ़े लिखे थे, नेहरू जी की भी सहमति थी बाबा जी की, तो उसमें अग्रणी भूमिका थी ही बाबा साहब की। वो चाहते थे कि इस देश में उन महापुरुषों के मूल्यों और प्रतीकों को संविधान में, इस देश के चिन्ह में पिरो दिया जाए, जिनसे इस देश की एक पहचान है। और इस देश की पहचान इसीलिए है ना, सम्राट अशोक से, जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। अब तो राजा महाराजा नहीं होंगे भाई, अब अगर अशोक राज लाना है तो आप तलवार लेकर के, गैंग बना करके तो सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक नहीं बन सकते। अब लोकतंत्र है, आपके ज़्यादा एमएलए हो जाए, आप मुख्यमंत्री हो जाओ, और आपके ज़्यादा एमपी हो जाए तो क्या आप बन जाओगे? प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो आज हम चंद्रगुप्त और अशोक बनेंगे तो लोकतांत्रिक ढंग से, लेकिन इस लोकतंत्र में हमारी दिशा क्या हो, हमारा विजन क्या हो, हमारा मिशन क्या हो, ये लोकतंत्र कैसे चले, इसमें अशोक की विचारधारा हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। आज जब एक विचारधारा इस देश की संपूर्ण विचारधारा घोषित कर रही है, इस देश के एक देवी देवता को, इस देश के एक पोथी पत्रा को, इस देश के किसी एक महापुरुष को, पूरे देश का महापुरुष और एकमात्र महापुरुष, राष्ट्रीय महापुरुष घोषित कर रहे हैं, तो अशोक की विचारधारा की और प्रासंगिकता आ जाती है। जैसा मैंने कहा, हम कह सकते हैं कि ये देश विविधता का देश है, ये देश राम का भी है, ये देश कृष्ण का भी है, ये शंकर जी का भी है, गौरा पार्वती जी का है, हनुमान जी का भी है, तो ये देश गुरु नानक का भी है, ये देश कबीर का भी है, ये देश बुद्ध का है, ये देश तमाम ऐसे साधु संतों का है जिन्होंने ईश्वर में यकीन नहीं किया, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था नहीं मानी, जिन्होंने समता की बात की, जिन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण की बात की। तो इस देश सब मिलाकर बनता है। इस देश में कोई एक पोथी पत्रा, कोई एक पंथ देश नहीं है, लेकिन आज इस देश में
हो क्या रहा है कि एक पंथ को पूरे देश की सनातन संस्कृति के नाम पर बलात् इस देश में थोपा जा रहा है। ऐसे में सम्राट अशोक ने, हम सम्राट अशोक के प्रतीक को तो ले लिए, ये शेर प्रतीक है, उनका चक्र भी प्रतीक है, लेकिन हम विचारधारा अगर सजग नहीं हुए तो ये लोग जो फासिस्ट विचारधारा के लोग हैं, इस देश में सनातन संस्कृति के नाम पर एक संस्कृति विशेष को, एक धर्म विशेष को, एक महापुरुष विशेष को और पोथी पत्रा ग्रंथ को थोप देंगे, और अगर नहीं मानोगे तो आपको आगे देशद्रोही घोषित कर देंगे। ये भी आगे संभावना है। आज हम लोगों को इसीलिए ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर अशोक का राज्य आपको स्थापित करना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये बातें सभी करते हैं कि सबको एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन मित्रों, अशोक राज सत्ता पे जाकर यही कुछ कर सके। अशोक के पास अगर राज सत्ता न होती तो उन्होंने लगभग 36 साल या 40 साल, इतना लंबा, बहुत लंबा राज्य रहा, 38 साल तक उन्होंने राज सत्ता, और वो भी भारत उस समय कितना बड़ा राजकोष रहा होगा। आज भारत सरकार का बजट जानते हैं आप, 40 लाख करोड़ का है। प्रतिवर्ष का बजट कितना है? 40 लाख करोड़ का। और उस समय तो भारत सोने की चिड़िया थी, इससे ज्यादा ही बजट रहा होगा राजकोष का। और 40 लाख करोड़ प्रतिवर्ष अशोक ने 38 साल तक लगातार लोक मंगल, लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए खर्च किया। कितना बड़ा धन उन्होंने लोक कल्याण के लिए खर्च किया। तो ये पैसा जो है राज सत्ता के पास ही है। हम लोग, तमाम लोग संगठन बनाते हैं, तमाम बातें करते हैं, तमाम प्रेरणा भी देते हैं कि अगर जो चाहे तो उसको राह मिल जाएगी। अरे आप चले जाओ बदायूं की कटरी में ना, आप चंबल की तराई में उसमें चले जाओ ना, घाटी में, कहाँ प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, कहाँ जूनियर चल रहे हैं, कहाँ इंटर चल रहे हैं, कहाँ पढ़ लेगा गरीब का बच्चा। हम ये ठीक है कि जो लोग सक्षम है वो पढ़ लें, लेकिन जो गरीब का बच्चा है कहाँ पढ़ लेगा। आज सीमस में 6,500 7,000 फीस है, मेरा बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन एक जो रिक्शा चलाने वाला, जो खुमचा लगाने वाला है, जो जिसकी आमदनी इतनी नहीं है, वो कैसे पढ़ा लेगा भाई। उसी में उसको शादी विवाह भी करना है, उसी में अपना रोजी रोटी भी, चूल्हा भी चलाना है, कपड़ा लत्ता भी करना है, कैसे पढ़ा लेगा। और एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के पास कितना बजट है शिक्षा का? 1 लाख करोड़। कितना बजट है? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ पानी में बहा जा रहा है, और हम लोगों को राय दे रहे हैं कि भैया एक तो NGO बना लो, अरे थोड़ा छोटे छोटे प्रयास करके प्राइमरी खोल दो, जूनियर खोल लो। अरे इन प्रयासों से कुछ नहीं होगा। राज सत्ता पर काबिज होइए। अशोक जयंती मनाने का यही अर्थ हुआ, अशोक राजा थे, सम्राट थे, लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि तलवार लेकर तो राजा नहीं बन सकते ना। आज लोकतांत्रिक ढंग से आपको सत्ता पर काबिज होकर के अशोक के लोक मंगल और जन कल्याण का कार्य आपको अपने हाथों में लेना पड़ेगा। मैं मित्रों, अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे, अब वो तो चले गए, बात सुनने को नहीं रहे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उत्तर भारत में कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, जो भी शब्द लिखा गया, इसके बारे में ज़्यादा विवाद फैलाने की जरूरत नहीं है। जो भी शब्द से हैं हम, सबसे ज़्यादा हैं। और आपका एक भव्य इतिहास है, बड़ा उदात्त इतिहास है। आप इस देश के अखंड भारत के निर्माता हैं। आप इस देश में एक अखंड सांस्कृतिक राष्ट्र के निर्माता हैं। आपने बुद्ध दिया इस देश को, आपने ज्योतिबा फूले दिया है, आपने सावित्रीबाई फूले दिया है, आपके बीच से बाबू जगदेव प्रसाद हुए, आपके पास बीच से शहीद चंद्रशेखर कुशवाहा जी हुए। बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन मित्रों, ये लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में तो आप राजा महाराजा नहीं बन जाएंगे ना। कुछ लोग हमारे बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बन पाएगा। और दिक्कत यही है दलित पिछड़ों में। श्री राम भाई साहब बहुत कैडर कर रहे हैं और तमाम पिछड़ा वर्ग सबको समझा रहे हैं, लेकिन किसी की खोपड़ी में घुस नहीं रहा है। किसी के खोपड़ी में घुस नहीं रहा कि लोकतंत्र है ये। बाबा साहब की बात होती है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, और संविधान में है क्या भाई? अगर फंडामेंटल राइट छोड़ दीजिए
तो बाबा साहब के पूरे संविधान में क्या है? राज व्यवस्था चलाने की पूरी प्रक्रिया है। संविधान में है क्या? राज व्यवस्था चलाने की प्रक्रिया है। तो जब आप राज व्यवस्था में कहीं हो ही नहीं तो संविधान पढ़ने लिखने का क्या मतलब हुआ? अगर संविधान को बचाना है तो यानी संविधान द्वारा जो राज व्यवस्था वर्णित है उस राज व्यवस्था को पार्लियामेंट में जाकर ही तो संविधान बचा लेंगे भाई। सड़क पर से कोई संविधान नहीं बचा सकता। और पार्लियामेंट में पहुंचने का बड़ा सीधा सा फार्मूला बाबा साहब ने दिया था, लोकतंत्र है, वोट का अधिकार हो गया। लेकिन उस लोकतंत्र को हम ही लोग नहीं माने। आज जब सम्राट अशोक जयंती मना रहे हैं और जैसा मैंने कहा उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा हम लोग हैं, तो हम नौजवानों से ये भी कहेंगे कि इस देश में आप लोकतांत्रिक ढंग से कभी प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन जैसा और लोग कर रहे हैं अगर ऐसा करेंगे तो आपकी भी वही दशा होगी जैसे अन्य जातियों ने राजनीति जातिवादी, परिवारवादी, व्यक्तिवादी करके इस देश में सत्यानाश किया है। आज हम अशोक जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, अशोक का नाम ले रहे हैं। देश में हमारे बीच एक कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें लोकतंत्र हो? एक किसी पार्टी का नाम बता दीजिए जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता हो। रामलाल रहे, फिर रामलाल हो गए, फिर रामलाल हो गए, फिर रामलाल का लड़का बिहारी लाल हो गया, फिर बिहारी लाल का लड़का अनोखे लाल हो गया। कैसा लोकतंत्र आप चाहते हैं इस देश में? अगर आपके पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है तो आप क्या देश में लोकतंत्र लाओगे? ये कुशवाहा समाज के लोग बहुत जुझारू समाज के लोग हैं, बड़ा भव्य इतिहास है। और लोकतंत्र में आप थोड़ा सा अगर सब लोग जागरूक हो जाएं, एक लोकतांत्रिक भूमिका अदा करें तो हम अपने आप में आरएसएस है, अपने आप में हमारे लोग तमाम मोहन भागवत हैं। हम लोगों के बीच मोहन भागवत है। लेकिन जरूरत है कि अपनी शक्ति आप पहचानिए। और जैसे प्राचीन भारत में आपने अखंड राजनीति दी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दिया, लोक मंगल का काम किया, ऐसे लोकतांत्रिक भारत में भी आप अगर चाहें तो सब लोग आरएसएस बनकर, सब लोग मोहन भागवत बनकर अपने नेतृत्व में एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी दे सकते हैं। लेकिन वो पार्टी तभी दे सकते हैं जैसा मैंने कहा कि तमाम लोग दल बनाए, रामलाल दल बनाए। इस देश में हर व्यक्ति की एक जाति है, हर व्यक्ति की एक जाति है। कोई ऐसा नहीं है जिसकी जाति ना हो। जातिवाद बुरा भी नहीं है। देखिए इस देश में जातियां होंगी, तमाम लोग ये भी नारा देते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अरे भाई जातियां कैसे तोड़ दोगे भाई? हमें फार्मूला बताओ ना कोई तोड़ने का। लोग कहते हैं कि बेटा बेटी की शादी हो जाए, अरे शादी तो हो ही जाएगी। आज जो समकक्ष लोग हैं उनके बीच तो शादियां हो ही रही हैं, लेकिन और कैसे तोड़ दोगे? सदियों से ये बना जातीय समूह है, इसकी एक सुरक्षा भी है। हम लोग एक साथ रहते हैं, शादी विवाह हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। और धीरे धीरे अगर हम लोगों की लोकतांत्रिक राजनीति होती तो बेटी बेटे के संबंध भी हो जाते। आज अगर पूरे देश में देखिए, भाई श्री राम मौर्य जी बहुत टाल रहे हैं, पूरे देश में गडर कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि बहुत लोग कहते हैं कि हम लोगों के बीच सामाजिक एकता नहीं है, पूरे पिछड़ों में हम पिछड़ों में सामाजिक एकता ला रहे हैं। हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि भाई पिछड़ों में कहाँ लड़ाई है? कहीं यादव और मौर्य में लड़ाई है, कहीं लोधी और मौर्य में है, कहीं जाटव और पासी में है, कहीं वाल्मीकि और मौर्य में है, कहीं किसी पिछड़े दलित आदिवासी में कहीं लड़ाई है? भाई आप लोग बताओ, कहीं लड़ाई है? कहीं लड़ाई नहीं है। और लड़ाई किस बात की है? जब वोट देना होता है तो एक सपा में डालेगा, एक बसपा में डालेगा, एक भाजपा में डालेगा। तो ये लड़ाई राजनीतिक है और इस राजनीतिक एकता में इसका हल होना चाहिए था, लेकिन हम सामाजिक एकता में ढूंढ रहे हैं। आज अगर हमारे बीच में एक कोई ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी होती जिसमें कभी किसी जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, कभी किसी जाति का होता, कभी किसी जाति का होता, कभी मध्य प्रदेश का होता, कभी बिहार का होता, तो हम लोगों के बीच से राष्ट्रीय पार्टी बन जाती कि नहीं बन जाती? लेकिन नहीं हो पाया, नहीं कर पाए, तमाम लोग नहीं कर पाए। और आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा इतिहास भूगोल है, बहुत बड़ी सांस्कृतिक वैचारिक विरासत है। मैं समझता हूँ कि हम लोग अगर संकल्प कर लें तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर सकते हैं। और मित्रों, बिना राजनीतिक सत्ता के
सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर सम्राट अशोक के वंशज सिर्फ अपने ही बलबूते राजनीतिक सत्ता स्थापित करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। आप अब गुरु की भूमिका अदा करिए, आप विष्णुगुप्त की भूमिका अदा करिए। आप चाणक्य फर्जी है या असली है ये विवाद का बिंदु हो सकता है, लेकिन इतिहास में एक पात्र बन गया। आप चाणक्य बनिए ना, आप चाणक्य बनिए और तमाम लोगों को, तमाम लोधी, कश्यप, नाई, बड़े, लोहार, कुहार हैं, उनको आगे लाइए, जोड़िए और जोड़ करके एक बड़ा कारवां खड़ा कर। अब लोकतंत्र में कैसे आप फिर से चंद्रगुप्त बने, कैसे फिर से अशोक बने, ये रास्ता बाद में आपको ज्योतिबा फूले ने दिया, सावित्रीबाई फूले ने दिया, बाबू जगदेव प्रसाद ने दिया। तो हम जब जयंती मना रहे हैं अपने महापुरुषों का, इसीलिए मना रहे हैं कि ये मौर्य शाक्य समाज इस भारत का सबसे प्रतिष्ठित समाज है और समाजवादी समाज है। हमारे बीच हमारे तमाम बुजुर्ग लोग हैं, छत्री बनने का बड़ा भूत सवार है। अरे भाई, जब हमारे कुल खानदान के लोग छत्री नहीं रहे तो आप क्यों छत्री बन रहे हो, क्यों नकली फर्जी छत्री बन रहे हो? हम लोग वर्णवादी व्यवस्था नहीं माने, हम लोग समाजवादी चिंतन के लोग रहे। और इस देश की जिसको सनातन संस्कृति आज ये चिल्ला रहे हैं ना, सनातन संस्कृति क्या है भाई? जो देश में प्राचीन काल से चली आ रही वही तो सनातन संस्कृति होगी। और जो इस देश के ही सनातन नहीं है उनकी संस्कृति कैसे सनातन हो जाएगी भाई? जो देश में बाहर से आए उनकी संस्कृति कैसे सनातन हो जाएगी? 28 बुद्ध हुए और एक बुद्ध कितने साल में हुए ये भी नहीं पता। 1000 साल में हुए होंगे, 5000 साल में हुए होंगे, 20,000 साल में हुए होंगे, 1 लाख साल में हुए होंगे। तो 28 बुद्ध कितने साल में हुए होंगे? और बुद्ध तो 28वें बुद्ध थे, अभी एक मैत्रेय बुद्ध और पैदा होंगे। तो ये सनातन संस्कृति बुद्ध की संस्कृति जो समता की संस्कृति थी, जिसमें वर्ण व्यवस्था नहीं था, जिसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं था। इंसान की सिर्फ एक कैटेगरी है, वो इंसान है। ये हमारे पुरखों ने बताया है और हमारे पुरखों ने इस चीज को राजनीति में, समाज में, संस्कृति में, विचार में, व्यवहार में हर जगह लागू किया है। तो मित्रों, आज लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढंग से अशोक बनिए, लोकतांत्रिक ढंग से चंद्रगुप्त बनिए, लोकतांत्रिक ढंग से आप अशोक की विचारधारा इस देश में लागू करिए। और हमारे लोग एक विचारधारा बड़ी खतरनाक विचारधारा में आगाह करना चाहता हूँ कि बहुत नेगेटिव थिंकिंग मत करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको बहुत नेगेटिव थिंकिंग बताती है और हम एक वर्ग को गरियाते गरियाते कब अपने चचा और अपने ताऊ को गरियाने लगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हम एक पीढ़ी को बीमार मानस पैदा कर रहे हैं, बीमार मानस न पैदा करें। अगर देश को चलाना है तो दिल दिमाग को रचनात्मक बनाना पड़ेगा, दिल दिमाग क्रिएटिव करना पड़ेगा। हमारे पुरखे क्रिएटिव रहे तभी तो अखंड भारत बना दिए। अशोक कितने क्रिएटिव रहे, उन्होंने किसी की आलोचना की, किसी की टीका टिप्पणी की। उन्होंने कहा सब मिलजुल करके रहे, सारे संप्रदाय के लोग मिलजुल करके रहे। ये अलग बात थी कि ये कहा क्यों, ये इसलिए कहा कि वो बुद्ध के चेले थे और बुद्ध का ये था कि मैत्री, करुणा, समता, मानवता के साथ इस विश्व में सबको रहने और जीने का हक है। और वही हक हमारे पुरखों ने इस देश को दिया और देश की सीमाओं के बाहर। तो आप लोग भी बुद्ध और अशोक बनना है तो देश का कर्णधार बनने की सोचिए। अभी राजनीति से बड़ी एलर्जी होती है लोगों को, लेकिन मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जो कुछ मिलेगा आपको राजनीति से मिलेगा। ये न देश रसातल में जा रहा है, न आने वाली आपकी पीढ़ी। नसबंदी तो नहीं सब करा ले रहे हो ना कि आगे संतानें नहीं होंगी, संतानें होंगी। उनको पढ़ाई भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। और अगर हम लोग सतर्क न रहे तो हम चंद लोग तो IAS PCS और तमाम छोटे मोटे पदों पर हो गए, आने वाली हमारे संतानों को ये भी हक और सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और इस सावधानी में आपको उत्तर भारत में इस समाज को एक बहुत बड़ी रचनात्मक भूमिका लोकतांत्रिक ढंग से अदा करने की जरूरत है। और पूरा देश आपके नेतृत्व की, आपके लोकतांत्रिक नेतृत्व की, वही बुद्ध और अशोक के विशाल हृदय वाले नेतृत्व की
प्रतीक्षा कर रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।